खदान की ब्लास्टिंग से मकान का हिस्सा गिरा, 14 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल। शनिवार दोपहर एनसीएल की खदान में हुई तीव्र ब्लास्टिंग ने एक बड़ा हादसा कर दिया। वार्ड क्रमांक 8 में स्थित एक शासकीय आवास का हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे उसमें सो रही 14 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के समय बच्ची मकान के उसी हिस्से में सो रही थी जो ब्लास्टिंग के कंपन के चलते गिर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में बच्ची की एक टांग टूट गई है, साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई हैं। घायल बच्ची को तत्काल उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि लोगों ने तत्काल एनसीएल प्रबंधन से मदद की मांग की, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। पीड़ित परिवार को प्रशासनिक मदद न मिलने से नाराज स्थानीय पार्षद ने पहल कर परिजनों के साथ मोरवा थाने पहुंचकर घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि एनसीएल द्वारा की जा रही तीव्र ब्लास्टिंग की प्रक्रिया पर नियंत्रण लगाया जाए और प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा एवं सहायता प्रदान की जाए। नमस्कार, आज 19 अप्रैल दिन शनिवार हम लोग खड़े हैं मोरवा के वार्ड क्रमांक 8 स्थित साई नगर कॉलोनी के पंप हाउस नंबर 2 रोड पर। आज दोपहर एनसीएल की तीव्र ब्लास्टिंग से जहां एक अस्थायी आशियाना परिवार का ढह गया, जिसमें एक बच्ची को गंभीर रूप से चोटें आई। बताया जाता है कि 14 वर्षीय बच्ची इसी में सो रही थी जिस समय यह हादसा पेश आया। गनीमत यह रही, ये जो दीवार है ये बाहर तरफ गिरी, अगर अंदर गिरी होती तो ये उसकी जान भी ले सकती थी। फिलहाल उसके पैर में फ्रैक्चर आया है। प्राथमिक इलाज के बाद उसे ट्रॉमा सेंटर में भेज दिया गया है। बताया जाता है कि स्थानीय पार्षद और स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल इलाज के लिए ले जाया गया, जिसके बाद एनसीएल प्रबंधन से भी संपर्क किया गया, परंतु कोई संतोषजनक जवाब नहीं, कोई मदद नहीं। इस बारे में मोरवा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। हम जानेंगे उनके परिवारजनों से कि क्या था पूरा घटनाक्रम। आइए, क्या शुभ नाम है आपका? क्या यहाँ पे कौन रहते थे? भाई। क्या नाम है उनका? और उनकी बच्ची का नाम? ये क्या घटना हुई थी, कितने बजे हुई थी, विस्तार से बताइए। 1:30-2 के बीच ब्लास्टिंग से? 40। और यहाँ पे उस समय कौन कौन था? यहाँ पे वो घर वाले लड़का बच्चन सब थे। और बच्ची यहाँ पर थी? बच्ची यहाँ सो रही थी। अच्छा। उसी टाइम जो है लोग फ़ोन लगाया, हम जो है काम से बात के लिए आए, अगल बगल से बात निकाल दो। उसके बाद फिर उसके बाद निकाल के लेकर हम लोग भागे। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हो? हाँ, हम लोग हो गया 25-30 साल। 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। ये सरकारी आवास में बना है? हाँ, सरकारी। इसकी नापी हो गई है? हाँ। चलिए, हमारे साथ यहाँ के वार्ड पार्षद आशीष गुप्ता जी, सिल्लू भैया भी हैं। सिल्लू भैया, मैं चाहूँगा 2 मिनट आपसे पूरी जानकारी लूँ, क्योंकि यही वो थे जो सबसे पहले बच्ची को इलाज हेतु ले गए थे। क्या घटनाक्रम पता चला था और आप कैसे पहुँचे? मतलब घर पे थे कैमरे पे। तो करीब 1:50 के आसपास हमारे पास एजाज भाई का फ़ोन आया, सिल्लू भाई एक घर गिर गया है, बच्ची घायल हो गई है, आप तत्काल यहाँ पे आइए। तो हम यहाँ पे जैसे पहुँचे हैं तो आया, तो बच्ची को तो यहाँ से प्राथमिक उपचार के लिए आदमी भेजा गया। कहाँ कहाँ चोट लगी थी? उस बच्ची को चोट, उसका पाँव पे क्रैक हो चुका है, एक पाँव का, एक पाँव दूसरे पाँव में काफ़ी छिला है, कमर में भी चोट आई हुई बच्ची को। बच्ची बहुत गंभीर स्थिति में हम लोग पाए हुए जिससे ले गए हैं, और बच्ची की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो इसके बाद यहाँ से कहाँ ले गए आप? इसके बाद यहाँ से हम लोग पहले तो ये हुआ कि एनसीएल लेके चला गया। एनसीएल में लेके गए तो एनसीएल का डॉक्टर ने कहा कि यहाँ कोई आँखों का डॉक्टर नहीं है हमारे पास, आपको नेहरू ले जाना पड़ेगा। फिर वो उनके परिवार वालों के साथ एक FIR दर्ज हुआ। फिर इसके बाद उनको क्या कहते हैं, मोरवा इसमें मोरवा में ले गया, और मोरवा से फिर उनको रेफर करा कर ट्रॉमा सेंटर के लिए भेजा गया है। इस बीच सुने कि आप पुनर्स्थापना सेल में जो GM यहाँ बैठते हैं निरंजन सिन्हा, उनसे भी आप संपर्क साधे थे? हाँ, बिल्कुल साधे थे। उनसे हमसे बोला कि सर ऐसी घटना हमारी यहाँ घट गई है वार्ड में, और हमारा एक बच्ची बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। तो उन्होंने यही बोला है कि वो क्या कहते हैं, एनसीएल तो इलाज तो करेगा नहीं, एनसीएल प्राइवेट में ऐसा मांगेगा। तो हम बोले सर जो है आप इलाज कराइए। तो बोले ठीक है, अपने ऊपर के अधिकारी से बात करते हैं। बात करके उन्होंने बताया? तो फिर उसको उन्होंने बात नहीं किया हमसे।
ये जो पीछे आप लोग की बैठक हुई थी जिला मुख्यालय में हाँ, कलेक्टर से, तो एक कार्ड बनाने की बात थी, सुनिए छात्रों का कार्ड। अब इस मुद्दे पे हम बहुत विस्तृत से बात करना चाहते हैं, कैमरे के सामने। क्योंकि उस दिन जो मीटिंग हुई थी हॉल में, जो विस्थापन को लेके मीटिंग थी, और मैं बहुत धन्य मानता हूँ अपनी जनता को, यहाँ के भी, अपने जो है सिंगरौली के भी, और एनसीएल के भी, और मत शासन के जो कार्यविधान इनके अंतर्गत सब कुछ होता, माननीय कलेक्टर महोदय को। खाली वो पैसे की बात हो रही है, हमारी सुविधा की बात नहीं हो रही है कि हमारी सुविधा क्या है। तो लास्ट में कल मैंने वहाँ 3 बातें उठाई थी। मैंने एक माननीय कलेक्टर महोदय और सीएमडी साहब से ही बात पूछा था कि सर हमको ये बताइए सर, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वहाँ के हमारे बच्चे भी बैठना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को उस कुर्सी में बैठाना चाहते हैं। हमारे 12,000 जो बच्चे स्कूल के हैं, उनकी शिक्षा के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, उन पे आपकी क्या विचार हैं, इसके बारे में स्पष्ट करिए। दूसरी बात आपने ये बताइए सर कि हम व्यापारी वर्ग मोरवा में जो लगभग 10,000 करीब आदमी अपने व्यापार कर रहा है, अपने घर का जीविका चला रहा है, और इनके बारे में जब इनका रोजगार चला जाएगा तो ये क्या करेंगे। तो सीएमडी साहब ने तब से बोला कि हम इसके लिए पैसा दे रहे हैं ना। हम बोला सर पैसा सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे क्या कहावत उस समय तो नहीं कहे कि हमारे बनिया समाज में कहावत कि हीरा खत्म हो जाता है, लेकिन जीरा कभी खत्म नहीं होता है। जीरा से हम हीरा खरीद सकते हैं, लेकिन हीरा से जीरा नहीं खरीद पाएंगे। तो हमारे व्यापार के बारे में फिर तीसरा क्वेश्चन हमने पूछा, सर हम सारी दुकानें चली जाएंगी, मतलब व्यापार चला जाएगा, हमारा घर भी इधर उधर नष्ट हो जाएगा, और बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होगी, हम बहुत दिमागी हालत से दिवालिया हो जाएंगे, मानसिक स्थिति मेरी खराब हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे, तो हमारे इलाज के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, हमारी इलाज कैसे कराएंगे। इस 3 क्वेश्चन को उन्होंने तो पूछा, ना मुझमें उसमें कलेक्टर साहब ने कोई संतुष्ट जवाब दे पाया, न सीएमडी महोदय ने वहाँ संतुष्ट जवाब दे पाया इसके बारे में। कार्ड बनाने की बात होती है, कार्ड उसके बाद उन्होंने बात किया वहाँ पे, यह बात हुआ, शिक्षा की बात आई तो थोड़ी सी बात फिर 75 रोड की तरफ चला गया, लेकिन बिजनेस के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा 15 एकड़ जमीन के लिए मुँह से कहे हैं। अब वो कहाँ करते 15 एकड़ जमीन बचा के मोरवा बाजार के लिए दुकानदारों के लिए देंगे, व्यवस्थित जहाँ खाली दुकान ही रहेगा, ये बात वहाँ पे वो बोले। फिर ये है कि विस्थापन कार्ड बनाते हैं, इसके बारे में उन्होंने आश्वासन दिया विस्थापन कार्ड बना दी, इस पर इलाज होता है। लेकिन आज की डेट में जो हमने देखा यहाँ पे, जो देखा, ये बहुत पूरे मोरवा वासियों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई एक मामला हो जाता है, एनसीएल यहाँ क्या करने आ रही है, एनसीएल देश से बात करने ही आ रही है, वो अपना व्यापार बढ़ा रहे नहीं कि हमारा इतना पैसा खर्चा हो रहा है, ये जा रहा है, वो कर रहा है, उस पर 300 रुपया अधिभार लगा दी ना कोयले पे, अपना इनकम का आमदनी बढ़ा दी ना। वालों का जो जवाब तो संतुष्टि वहाँ पर नहीं हो पाया, तो आज भी हम अपने पूरे मोरवा वासी की जनता से, और वहाँ पर एक क्वेश्चन हमने और पूछा था माननीय कलेक्टर महोदय से और सीएमडी साहब के बीच में कि सर ये बताइए कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा में बजट पास करी, विधानसभा में बजट पाएगा, नया मोरवा शहर हम बसाएंगे, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है। तो माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा कि आप लोग बसना ही नहीं चाहते हैं। हम बोले सर जो बसना चाहता है उनके लिए क्या कर रहे हैं, जो नहीं बसना चाहता उसको तो आप चलिए किनारे कर दे रहे हैं, लेकिन मोरवा शहर बसाना तो पड़ेगा ही आपको, जो कहीं ना कहीं, तो सब आदमी तो पैसा नहीं लेंगे। ये एक विडम्बना की बात मैं बता दूं, सर्वे हुआ ही नहीं कि कितने लोग कहाँ बसना चाहेंगे, और इस प्रकार का जवाब मिलता है कि आप लोग बसना ही नहीं चाहते। फिर इसके बाद आपको ये बताना चाह रहे हैं आप इस पे कि जिस समय हम हों या हमारे मोरवा समुदाय में जितने भी आदमी आए हुए हैं, लगभग सब आदमी बाहर से ही संबंध हैं, और वो कब आए थे, जब इस काला पानी था कोयला का, एनसीडीसी यहाँ पे आई थी, एनसीडीसी से के चलते हर आदमी यहाँ सिंगरौली के अंदर उस कोयला खराब अपना रोजगार किया। आज उनके 3 से 4 पुश्त यहाँ बीत गए, जो चौथी पुश्त यहाँ पर लग चुकी है उनकी इस एरिया में, वो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ भी उनका संस्कार भी सब हो गया, और जो पैदा हुए हैं वही पढ़े लिखे और रोजगार के तलाश में यहाँ पे उनका जिनका व्यापार है वो उनका व्यापार भी यही चल रहा है। तो हम तो जुड़े हुए हैं इन्हीं से, हमने तो, हमारी तो मनसा है कि अगर हमसे मिले तो एक बात हम रखे साहब से कि साहब आप जहाँ चलो, अगर लेके चल रहे हो तो आप सीएमडी ऑफिस हमारे साथ चलो, हमारा बिजनेस व्यापार बना रहेगा, हमारा आपका सौंदर्य बना रहेगा, हमारे बच्चों को शिक्षा भी हो जाएगा। आपके एक कदम उठाने से हमारी तीनों मांग पूरी होगी सर। अगर एनसीएल प्रबंधन और
कलेक्टर महोदय अगर इस पर अनुमति कर देते हैं कि अगर CMD ऑफिस जहाँ बसाए वहीं बसा दिया जाए तो हमारी लगभग ये हमारी जितनी मांग है, जितनी की जरूरत चीज़ हमको सब उपलब्ध हो जाए। जैसा पहले उपलब्ध होता था वो अब भी उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा, इसमें बंटना नहीं पड़ेगा। आप जहाँ चलो हमको ले चलो, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग बहुत पीछे जाएंगे, और पीछे कर ही दिया है। और ढकेला मतलब आंख मूंद ले रही है NCL। इस घटने के बाद तो यही लिख रहे हैं कि आंख मूंद ले रही है। हम किसके पास जाएं? चलिए, ये थे आशीष गुप्ता जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि दुर्घटना होने के बाद NCL प्रबंधन आंख मूंद दे रहा है। बीते समय कलेक्टर के साथ हुई बैठक में इन्होंने 3 प्रमुख मुद्दे उठाए थे, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए, इलाज की और इलाज के लिए कि जो भविष्य है, आने वाला भविष्य, वो कहाँ पनपेगा। बातें तमाम हो रही है। आज हमें कह दिया जाए कि यहाँ हटाया जा रहा है, आपको नागालैंड बसना है, तो मैं अपना माइंड मेकअप करूँगा कि मुझे नागालैंड जाना है कि नहीं, वो सारी चीज़ें क्लियर कर लूँगा। एक भी नमना मनीष भाई और है, ये भी जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में क्लास में बच्चों का घट गया, 40 से हुआ करते थे सेंटर में, वो 32 कर दिया गया है। ठीक है, अब उस दिन से कलेक्टर साहब थे तो थोड़ा भावुकता कलेक्टर साहब ने बोला कि नहीं, सरकारी स्कूल एडमिशन जो CBSE के बच्चे हैं MP बोर्ड में कैसे पढ़ेंगे, जो CBSE के बच्चे हैं MP बोर्ड में कैसे पढ़ेंगे। 12 करीब यहाँ पे 24 स्कूलें हैं, लगभग 24 स्कूलों में जो 10,000 12,000 बच्चे आ जाएंगे, छोटे बड़े सब, इनका भविष्य कहाँ जाएगा। फिर बनी बात, दूसरी बात, अगर हम बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, आप NCL उसमें पैसा देगा अपने को, ठीक है, पैसे से हर चीज नहीं खरीदा सकता। वही पैसे में, उसी पैसे से हमारे बच्चों का भविष्य चौपट होगा। पैसे से सोना ले लिया यार, कहे से खाओ और अपनी, क्योंकि हमारे बच्चे अगर शिक्षा की तरफ नहीं जाएंगे तो गलत नीति की ओर जाएंगे, गलत रास्ते पर भटक जाएंगे हमारे बच्चे। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि एक पीढ़ी को खराब करने का, पीढ़ी को तैयारी करने का ये प्रोग्राम है। इस प्रकार हम लोग पढ़ा करते थे कि हड़प्पा कल्चर था, वो आज पूरा का पूरा समाप्त हो गया। ऐसे ही कहा जाएगा कि एक सिंगरौली था जो उसका कोई नामो निशानी नहीं। हमारे साथ वार्ड पार्षद 4 परमेश्वर जी हैं, मैं इनसे भी जानूंगा क्योंकि पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं 8 और लंबे समय तक यहीं निवास भी करते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो भी घटना घटी बहुत ही दुखद घटना है। अत्यंत बहुत ही गरीब परिवार, इस परिवार को कि जितनी भी संभव हो हम लोगों के द्वारा इनको सहयोग भी करें। और NCL पे मैं तो यहाँ के जितने भी स्थापित मंच उन सभी को आगे आना चाहिए, क्योंकि इतने ये गरीब परिवार है कि मैं तो इनको 40 वर्षों से जानता हूँ, इनके पूरे परिवार को, इनके पूरे बच्चों के जन्म भी यहीं हुआ है, इसी जमीन पे आना तो सबको आगे चाहिए, ये तो मानवता की बात है, मगर NCL प्रबंधन आगे नहीं आ रहा। मैं फिर बताना चाहूंगा आपको कि उस समय चंद्रशेखर शुक्ला जी ही यही जिला कलेक्टर थे और उस समय तत्कालीन कलेक्टर निवेदिता गुप्ता थी, जिन्होंने यहाँ मोरवा थाने में बैठक करके इस पूरे मामले में ये निराकरण निकला था कि अगर ब्लास्टिंग से किसी घरों में नुकसान पहुँचता है या किसी परिवार को नुकसान पहुँचता है तो उसकी क्षतिपूर्ति NCL को करनी पड़ेगी। परंतु आज तक सैकड़ों आवेदन मोरवा थाने में दिए गए, मगर एक की भी सुनवाई नहीं हुई, एक को भी मुआवजा नहीं दिया गया। अब बताया ये भी जा रहा है कि इस घर की नापी हो चुकी थी, उसके बाद भी NCL अपना पल्ला झाड़ रहा है। सुने NCL की टीम आपके घर पे भी आई थी आज नापी कराने के लिए? NCL की टीम कल हमारे यहाँ आए थे, एक पांडे जी करके हैं, उनके साथ 4 थे। बोले भाई साहब आप नापी करा ले तो सारे कागज डॉक्यूमेंट कीजिए, इकट्ठा करके रखिए। हालांकि हमने अपना पूरी डॉक्यूमेंट भी कर लिया था। कल शाम को आपसे मुलाकात भी हुई थी, उसमें जब देखे कि हमारे मोहल्ला में कोई करा ही नहीं रहा था, हम ही एक तो क्यों करा ले। फिर मैंने आज उसको मना कर दिया कि हमें नापी नहीं करानी। बात ये निकल के आ रही है कि 600 मीटर आगे बढ़ना है तो यहाँ पे नापी की औचित्य क्या, जब 9 नंबर वार्ड में ही चीज़ें अभी तक पूरी तरह से वो स्पष्ट नहीं हुई है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा रहा कि हमारे मकानों को क्या दिया जाएगा, हमारी ज़मीनों को क्या दिया जाएगा, हमारे टाइल्स का, हमारे फॉल सीलिंग का, ये सब क्या दिया जाएगा। जब हमारे पास चीज़ें स्पष्ट ही नहीं तो हम नापी की बात की। आज 1 साल बीतने के बाद भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही। रेट को लेकर के भी विवाद है, क्या कहना चाहिए? ये रेट का विवाद है, ये कभी भी इनकी हमेशा मंशा रही है कि दबाएं। ये कूटनीतिक चाल चलते हैं, चाणक्य नीति जो चलती थी वही चाणक्य नीति पे चलते हैं। ये क्या है कि ये चाहते हैं कि आनन फानन में मैं नापी कर लूं और तत्काल अवार्ड जारी कर दूं। अवार्ड जारी कर देने के बाद यहाँ की जनता को कितनी बड़ी नुकसान होगी
कि बाद में आपने देखा होगा कि मढ़ौली की क्या स्थिति हुई, जिनकी 10 लाख बनी वो 2 लाख पे आ गए थे। यह इनकी कूटनीति है। हम तो कहते हैं कि सारे मंच एक साथ हो, तब तो इनसे अपन बढ़िया से भिड़ सकते हैं, नहीं तो ये खाल मोटी खाल वाले एनसीएल ये कहते कुछ हैं। क्योंकि ये जितने गवर्नमेंट को पैसा बचाएंगे उतना ही इनकी प्रमोशन मिलेगी। बस इनकी मेन उद्देश्य यही है कि हम जितना एनसीएल का पैसा बचा लें उतने जल्दी हमारी प्रमोशन और ऊपर होगी। बस यही मंशा के यहाँ की जनता को दबाया जा रहा है। ये थे परमेश्वर पटेल जी, जिन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि एनसीएल प्रबंधन के आला अधिकारी पैसा बचाकर अपना प्रमोशन पाने में लगे हुए हैं और यहाँ के लोगों को दबाने में लगे हैं। फिलहाल आज वार्ड क्रमांक 8 में जो स्थिति निर्मित हुई, जो नुकसान हुआ, जिस परिवार को, जिस बच्ची को चोट आई है, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए यहाँ लोगों को भी और एनसीएल प्रबंधन समेत जिला प्रशासन को भी सजग होने की आवश्यकता है। नमस्कार।